आज हम बात करेंगे भारत में मृदा के प्रकार, सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। अगर हम देखें कि भारत जैसे विशाल देश में यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, वनस्पति है, जो चट्टानें पाई जाती हैं, इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इसीलिए यहाँ पर मिट्टी में भी भिन्नता मिलना स्वाभाविक है। अगर हम देखें, एक अमेरिकी विद्वान है, मृदा विद्वान पेडोलॉजिस्ट बेनेट, उन्होंने मृदा को डिफाइन किया है, मृदा को परिभाषित किया है। मृदा किसे कहते हैं? मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल पदार्थ तथा वनस्पति के योग से बनती है। मृदा के निर्माण में प्राकृतिक वातावरण का हर एक तत्व अपना योगदान देता है, इसलिए यह एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को मृदा वैज्ञानिक मृदा जनन या पेडोजेनेसिस या मृदा निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। मृदा जनन की जो प्रक्रिया है, पेडोजेनेसिस जो है, उसका संबंध चट्टान की संरचना, उच्छावच के धरातलीय स्वरूप, ढाल का चरित्र कि ढाल किस प्रकार का है, वहाँ प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की है, वनस्पति है या वनस्पति विहीन है, वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, वहाँ किस प्रकार के जीव जंतु अर्थात पशु, कीड़े मकोड़े और मानव रहते हैं। इन सभी का जो संयुक्त प्रभाव है वो मिट्टी की उर्वर शक्ति पर पड़ता है। प्राकृतिक संपदा के रूप में मिट्टी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि न केवल प्राचीन भारतीय सभ्यताएं उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेशों में पली व बढ़ी, अपितु आज भी भारतीय जनसंख्या का अधिकतम हिस्सा उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में निवास करता है। पश्चिमी बंगाल के डेल्टाई मैदान तथा केरल के तट पर जलोढ़ मिट्टी उन्नत कृषि को प्रोत्साहित करती है तथा कृषि व्यवस्था अधिक समृद्ध होने के कारण अधिक जनसंख्या के पोषण में समर्थ है। इसलिए ये भूभाग देश के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। इसके विपरीत तेलंगाना की कम गहरी और मोटे कणों वाली मिट्टी तथा राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के खासतौर पर शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों की मिट्टी उन्नत कृषि का आधार न बनने के कारण कम जनसंख्या को ही वहन करती है। इसलिए दोनों प्रदेशों के विकास के स्तर में पाए जाने वाले अंतर के लिए इनकी मिट्टी की विशेषताओं में पाई जाने वाली भिन्नता निस्संदेह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो प्रदेश के हम विकास के स्तर की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ मिट्टी नहीं, अन्य जो कारक हैं, चाहे वो सामाजिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, सांस्कृतिक हैं या पर्यावरणीय कारक हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि भारत की मिट्टी निर्माण पर कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं। अगर हम देखें कि भारत में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की या विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी है, उसके निर्माण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनमें सबसे पहले है मूल पदार्थ या जनक सामग्री, पेरेंट मटेरियल। इसको हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं, मूल चट्टान। मृदा का निर्माण करने वाले मूल पदार्थों की प्राप्ति धरातल की अनावृत चट्टानों के अपक्षरण से होती है, अर्थात जो मिट्टी के निर्माण के लिए मूल पदार्थ मिलता है वो धरातल के धीरे धीरे जो अपक्षरण है, चाहे वो केमिकल वेदरिंग है, रासायनिक अपक्षरण है या भौतिक अपक्षरण है, वो दोनों ही जिम्मेदार हैं। अगर मिट्टी आग्नेय चट्टानों से बनी है तो इसका जो रंग है वो गहरा होगा। इस प्रकार की मिट्टी का मूल चट्टान से बहुत गहरा संबंध होता है। भारत के दक्षिणी पठारों पर पाई जाने वाली काली, लाल और वनों की भूरी मिट्टी इसी प्रकार की है।
ये साधारणतया मोटे कणों वाली और कर उर्वर है। अपक्षरण के कारण इनके रासायनिक संगठनों में क्रमिक बदलाव आया है। इसके विपरीत उत्तर भारत के विशाल मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेप से हुआ है, इसलिए इनका मूल पदार्थ से काफी कम संबंध है। ये मिट्टियां गहरी, बारीक कणों वाली और उपजाऊ हैं, क्योंकि ये जो मिट्टियां हैं वो नदियों द्वारा हजारों वर्षों के निक्षेपण से बनी हैं। दूसरा जो कारक है वो है उच्छावच। रिलीफ फीचर किस प्रकार का है? मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया में उच्छावच का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। धरातल की ढाल में पाई जाने वाली भिन्नता उसके जल प्रवाह के परिमाप और गति को निर्धारित करती है। अगर जो वहाँ अपर्दन की जो मात्रा है वो भी इस बात पर निर्भर करती है कि ढाल का चरित्र किस प्रकार का है। बहुत अधिक अगर ढाल है, जैसे चंबल नदी क्षेत्र में जल प्रवाह की गति तेज होने के कारण मिट्टी का अपर्दन भी हो जाता है, लेकिन कम ढाल वाले क्षेत्रों में मिट्टी का निक्षेप होता है। यही कारण है कि विशाल उत्तरी मैदानों में, खासतौर पर इनके डेल्टाई क्षेत्रों में और नदी बेसिनों में मिट्टी की मोटी परत है, तथा पहाड़ी और पठारी जो क्षेत्र हैं वहां पर मिट्टी की कम गहरी परत पाई जाती है। तीसरा कारक है जलवायु। भारत में जलवायु के विभिन्न तत्व, जिसमें वर्षा की मात्रा, इसकी ऋतुवत भिन्नताएं, तापमान इत्यादि मिट्टी के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जल रिसने की मात्रा, मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीव के प्रकार, ये जलवायु ही निर्धारित करती है और ये सभी मिट्टी की उर्वरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं या विशेष प्रभाव डालते हैं। फिर है प्राकृतिक वनस्पति। किसी भी प्रदेश की मिट्टी का निर्माण जो है वहां की प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि और विकास के साथ ही आरंभ होता है। वृक्षों के गले सड़े पत्ते, मृत वृक्ष मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और उसे अति आवश्यक जीवांश तत्व अर्थात ह्यूमस प्रदान करके उसको समृद्ध बनाते हैं। देश के सघन वनों वाली क्षेत्रों जैसे नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र है या दार्जिलिंग का पर्वतीय क्षेत्र है में कुछ अत्यंत उत्तम किस्म की मिट्टी पाई जाती है, तथा कम वन वाले क्षेत्रों जैसे उत्तरी भारत के विशाल मैदान की मिट्टी में ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि भारत की मिट्टी के प्रकार। तो भारत की मिट्टियों के जो प्रमुख प्रकार हैं, हालांकि अनेक देशी और विदेशी, खासतौर पर वॉलेकर ने 1893 में, लेदर ने 1898 में, ट्रैप ने 1921 में, चैंपियन ने 1936 में और कुछ भारतीय विद्वानों ने जैसे D.N. वाडिया ने 1935 में, उकील और विश्वनाथ ने 1944 में भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। लेकिन सर्व जो मान्य मिट्टियों का वर्गीकरण है वो ICAR अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो मिट्टी के प्रकार दिए हैं वो ही सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ICAR ने की एक पुस्तक है भारत की मिट्टियाँ, उसमें उन्होंने मिट्टियों के प्रमुख 8 प्रकार, मुख्य 8 प्रकार बताए हैं। वो मुख्य 8 प्रकार कौन कौन से हैं? कांप या जलोढ़ मिट्टियाँ, जिसमें तटीय कांप है या डेल्टाई कांप, वो भी सम्मिलित हैं। दूसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी, ये सभी प्रकार की काली मिट्टी, लाल मिट्टियाँ, लैटेराइट और लैटेराइटिक मिट्टियाँ, वनीय मिट्टियाँ, मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय मिट्टियाँ, जैविक व दलदली मिट्टियाँ, नमकीन व क्षारीय मिट्टियाँ। इस तरह से ये 8 प्रकार ICAR ने बताए हैं। अगर हम देखें भारत में क्षेत्रफल और कृषि के महत्व के आधार पर
इन मिट्टियों का अगर वर्गीकरण करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण है, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें या कृषि की दृष्टि से देखें, तो कांप या जलोढ़ मिट्टियां हैं। उसके बाद काली मिट्टी का नाम नंबर आता है, फिर लाल, फिर लैटेराइटिक मिट्टियां हैं। और ये जो चारों मिट्टियां हैं, कांप, काली, लाल और लैटेराइट, ये भारत के लगभग 80% क्षेत्र पर पाई जाती हैं और लगभग 100% जो कृषि क्षेत्र है भारत का, उसको दर्शाती हैं। क्योंकि जो वनीय मिट्टियां हैं या मरुस्थलीय, अर्धमरुस्थलीय मिट्टियां हैं या दलदली जैविक मिट्टियां हैं और नमकीन व क्षारीय मिट्टियां हैं, ये कृषि के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मिट्टियां नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उर्वर मिट्टियां नहीं हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जलोढ़ मिट्टियां। जो जलोढ़ मिट्टियां हैं, इन्हें हम कांप, कछारी या दोमट मिट्टियां भी कहते हैं। ये देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मिट्टियां हैं। देश की कृषि संपदा में सबसे अधिक भाग इन्हीं मिट्टियों का है। देश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इन्हीं मिट्टियों के भूभाग पर है। अगर हम देखें कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इनका एक्सटेंट क्या है, अर्थात क्षेत्र क्या है और वितरण किस प्रकार का है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के 30 से 35% क्षेत्र पर जल या वायु द्वारा लाई गई मिट्टियां मिलती हैं तथा लगभग 20% भूभाग पर कांप, बलुई, चिकनी या चीका मिट्टी पाई जाती है। तो भारत का लगभग 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलोढ़ मिट्टियों के अंतर्गत आता है। ये मिट्टियां भारत का उत्तरी विशाल मैदान बनाती हैं। ये मिट्टियां हिमालय से निकलने वाली सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और उनकी जो सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा बहाकर लाई गई है। विशाल मैदानों में इनकी गहराई 400 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक आंकी गई है। पठार तथा पर्वतों के किनारे पर इनकी मोटाई साधारणतः कम है। ये मिट्टियां बहुत ही उपजाऊ और कृषि के लिए विशेष महत्व की हैं। ये मिट्टियां आज भी निर्माण अवस्था में हैं। प्रतिवर्ष नदियों द्वारा बाढ़ के पानी के साथ हजारों टन मिट्टी लाकर यहाँ बिछाई जाती है। ये मिट्टियां अधिकतर उत्तरी भारत के विशाल मैदानों में, उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी पूर्वी भागों और दक्षिणी प्रायद्वीपीय के पूर्वी और पश्चिमी तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। अगर हम जलोढ़ मिट्टियों का राज्यवार वितरण देखें तो सबसे पहले है पंजाब और हरियाणा। यहाँ की अधिकांश मिट्टियाँ उपजाऊ दोमट या रेतीली दोमट मिट्टियाँ हैं, जिनमें घुलनशील लवण पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इनमें सोडियम पाए जाने के कारण क्षारीयता होती है। इनमें फास्फोरस और पोटाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा जीवांश और नाइट्रोजन की कमी होती है। फिर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारीय और उत्तरी भाबर और तराई क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में ये मिट्टियां पाई जाती हैं। इन जलोढ़ मिट्टियों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी और उत्तर पश्चिम की हल्की कांप मिट्टियां, पूर्व की भारी कांप मिट्टियां, मध्यम भाग की कांप मिट्टियां और उत्तर पूर्व की कांप मिट्टियां। बिहार में भी ये मिट्टियां उत्तर में हिमालय और दक्षिण में जो पठारीय क्षेत्र है उसके बीच में पाई जाती हैं। रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर इन्हें 2 भागों, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में गंगा नदी के बीच पाई जाने वाली कांप और उत्तर में गंगा और दक्षिण में जो झारखंड है अर्थात दक्षिण में जो पठारीय प्रदेश है उसके बीच पाई जाने वाली कांप में बांटा जा सकता है। अगर रचना और बनावट की दृष्टि से देखें तो ये मिट्टियां रेतीली दोमट से लेकर भाली, काली, मटियार दोमट तक पाई जाती हैं। फिर है पश्चिमी बंगाल। ये मिट्टियां जो पश्चिमी बंगाल के हुगली, नादिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, जैसौर के संपूर्ण भाग पर, 24 परगना, वीरभूम, जलपाईगुड़ी के अधिकांश भागों पर, मिदनापुर, बांकुरा, बर्धमान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। पश्चिमी और मध्य भाग की जलोढ़ मिट्टियां पुरानी कांप से बनी हैं तथा राढ़ कहलाती हैं। दक्षिणी भाग में नूतन जलोढ़ मिट्टियां हैं जो अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ हैं। असम में लखीमपुर, धरांग, शिवसागर,
कामरूप और गोलपाड़ा जिलों में अम्लीय कांप मिट्टियां पाई जाती हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र घाटी में रेतीली और सुरमा घाटी में बारीक कांप पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान, जो राजस्थान का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है जिसमें अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर जिले आते हैं, यहाँ पर भी कांप मिट्टियाँ या जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में जो है प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा निर्मित बेसिकली उत्तरी भारतीय जो कांप मिट्टियाँ हैं उनसे अलग विशेषताएं रखती हैं। यहाँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और इनकी सहायक नदियों की घाटियों और डेल्टाई भागों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इनके अलावा ये मिट्टियाँ पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों, नर्मदा और ताप्ती की घाटियों में भी पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं। इन मिट्टियों में वे सभी विशेषताएं मिलती हैं जो रूस की स्टेपीज में और उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज में, अफ्रीका के वेल्ड्स की उपजाऊ मिट्टियों में पाई जाती हैं। अर्थात ये साधारणतः हल्के भूरे रंग की होती हैं। इनमें पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन और जीवांश, और कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें अगर, तो फास्फोरस की भी कमी देखने को मिलती है। इन मिट्टियों का दाना महीन, छिद्र में और हल्का होता है। ये अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ मिट्टियां हैं। इनमें लगभग सभी प्रकार की खाद्य फसलें, दालें, तिलहन, गन्ना, कपास, जूट तथा सब्जियां आदि पैदा की जा सकती हैं। अब जूट के बारे में मैं बता दूं कि जूट वहीं पैदा किया जा सकता है जहां पानी भी ज़्यादा हो। तो ये जो है ये उत्तरी पूर्वी भारत के लिए, जो पूर्वी भारत है उसके लिए है। पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों में इन मिट्टियों को सींचना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि कांप जो मिट्टियां हैं वो कितने प्रकार की हैं। संरचना, उर्वरता, वर्षा, क्षारीयता, बालू और चीका का अनुपात और निर्माण के समय में भिन्नता के आधार पर कांप मिट्टियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पुरातन कांप या बांगड़, दूसरा नवीन कांप या खादर और तीसरा नवीनतम कांप या डेल्टाई मिट्टियां। पुरातन कांप, इन्हें बांगड़ मिट्टियां भी कहते हैं। ये मिट्टियां उन क्षेत्रों में मिलती हैं जहां नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। चीका व बालू की समान मात्रा होने के कारण इन्हें दोमट मिट्टियां भी कहते हैं। कहीं कहीं इनमें कंकड़ व चूने की डलियां भी पाई जाती हैं, जिससे कालांतर में ये रेहे में बदल जाती है। बांगड़ मिट्टियों में भूमि के कटाव की समस्या निरंतर बनी रहती है और सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण मिट्टियां कृषि के लिए अनुपयोगी बन जाती है। नहरी सिंचित क्षेत्रों जैसे पंजाब में, हरियाणा, जो पश्चिमी राजस्थान का इंदिरा गांधी नहर कैनाल का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी ऊसर मिट्टी रेहे या कल्लर के नाम से जानी जाती है। जिन क्षेत्रों में मिट्टी के कण अधिक खुरदरे और बड़े होते हैं उन्हें भूड़ कहते हैं। पंजाब के कुछ भागों में तो चूना युक्त क्षारीय मिट्टी पाई जाती है, अल्कलाइन सॉइल पाई जाती है। दूसरा है खादर, जिसको हम नवीन कांप भी कहते हैं। इनके कण अधिक महीन होते हैं तथा नदियों द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों में ये पाई जाती हैं। ये भूरे हल्के रंग की, कम कंकरीली, अधिक चीका युक्त होती हैं। इनमें नमी धारण करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है, जिससे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ के समय नई मिट्टी आकर बिछ जाती है, इसलिए ये बहुत उपजाऊ होती है। रबी फसल के लिए ये अति उत्तम है। तीसरा है नवीनतम या डेल्टाई कांप। ये मिट्टियाँ सुंदरबन, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों के डेल्टाई भागों में पाई जाती है। जो गंगा नदी का डेल्टा है उसको सुंदरबन कहा जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का। इन मिट्टियों के कण बहुत बारीक होते हैं और ये मिट्टियां निरंतर नवीन कांप का निक्षेप होता रहता है तथा इसमें चीका की प्रधानता होती है। इनमें पोटास, चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जीवांश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
ये अत्यधिक उपजाऊ होती हैं और डेल्टा के उच्च भागों में पाई जाने वाली पुरानी कांप को राड कहते हैं और निम्न भागों में नवीन कांप अधिकतर दलदली या नमकीन होती है। दूसरी जो प्रमुख मृदा का प्रकार है वो है काली मिट्टी या काली कपासी या रेगर मिट्टियाँ। अगर हम उत्पत्ति देखें रेगर मिट्टियों की तो दक्षिणी ट्रैप की ज्वालामुखी चट्टानों पर जलवायु के प्रभाव से निर्मित मिट्टियाँ काली मिट्टियाँ कहलाती हैं। ये मिट्टियाँ 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा 30 से 50 दिन वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। इनका मूल चट्टानों से गहरा संबंध है। इन्हें उष्णकटिबंधीय काली या चरणोजेम भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ। अगर हम देखें कि इसका फैलाव कहाँ कहाँ है, एक्सटेंड क्या है, क्षेत्र क्या कौन सा है, क्षेत्रफल, तो ये मिट्टियाँ देश के लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई हैं। ये मिट्टियाँ 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 73 डिग्री से 82 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच में पाई जाती हैं। ये अधिकतर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक के उत्तरी भाग, उड़ीसा के दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी तथा राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। ये मिट्टियाँ भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों की नदी घाटियों और निम्न भागों में लाल मिट्टी के साथ साथ भी मिलती हैं। इनकी जो काली कपासी मिट्टी है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? अगर हम विशेषताएं देखें तो जो पहली विशेषता है वो है इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिना तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। दूसरा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश, इनकी इस मिट्टी में कमी पाई जाती है। इसमें रासायनिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है तथा जल अधिक देर तक ठहर सकता है। इसका रंग गहरा और कण बहुत बारीक होते हैं। जो इसकी विशेष विशेषता है वो है कि नमी रहने पर यह चिपचिपी और सूख जाने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसके कारण यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेती है, परंतु इसमें हल चलाना कठिन हो जाता है। ऊपरी भागों और ढालों पर यह हल्के रंग की, कम गहरी और अधिकांशतः अनुपजाऊ होती है। इसके विपरीत घाटियों में और निम्न भूभागों में यह गहरी काली, गहरी और अधिक उपजाऊ होती है। इसमें पानी में घुलनशील लवणों की अधिकता के कारण ये मिट्टियां अधिक सिंचाई के लिए अनुपयोगी होती हैं। काली मिट्टियों में बिना उर्वरक के लगातार कृषि करने पर भी उत्पादन अच्छा खासा मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि काली मिट्टी के प्रकार, उपजाऊपन, रंग और गहराई के आधार पर प्रायद्वीपीय जो काली मिट्टियां हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है छिछली काली मिट्टी अर्थात शैलो ब्लैक सॉइल। दूसरा है मध्यम काली मिट्टी, मीडियम ब्लैक सॉइल। और तीसरा है गहरी काली मिट्टी, डीप ब्लैक सॉइल। जो छिछली काली मिट्टी है यह दक्षिण के बैसाल्ट ट्रैप से निर्मित मिट्टी है। यह सामान्य दोमट से लेकर चिकनी तक होती है तथा रंग गहरे काले से लेकर हल्का पीला तक होता है। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दूसरा है मध्यम काली मिट्टी। यह बैसाल्ट, धारवाड़, शिस्ट, ग्रेनाइट और नीस आदि की चट्टानों के टूटने से निर्मित है। यह 50 से 120 सेंटीमीटर की गहराई तक पाई जाती है। यह अधिकतर महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में पाई जाती है। तीसरी है गहरी काली मिट्टी। यह सबसे ज्यादा उपजाऊ वास्तविक काली मिट्टी है जो ज्वालामुखी से निकले लावा के टूटने फूटने से बनी है। यह दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र के खानदेश और कृष्णा नदी की घाटी तथा उत्तरी कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मिलती है। इसका काला रंग इसमें पाए जाने वाले लोहों और एल्युमिनियम के यौगिक टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट तथा जीवांश के कारण होता है। धन्यवाद। अगला जो है हम भारत की मिट्टियां भाग 2 में लेंगे।